सच्ची बात है कि मैंने जो दोस्त शामिल हो रहे हैं उनसे गुजारिश की थी कि सिर्फ 25-30 लोग आएँ और मज़ीद दोस्तों को जहमत ना दें, लेकिन इनका प्लान तो शायद बहुत ज़्यादा था और मना करने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको भी शायद थोड़ी जहमत हुई होगी। उसमें मैं थोड़ा सा आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल दोस्त आए हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मैं इनको बग़ैर शामिल किए वापस भी नहीं भेज सकता हूँ। तो आज जो दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका ताल्लुक़ PTI से भी है, PSP से भी है, MQM से भी है और फंक्शनल लीग से भी है। तो लिस्ट तो मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है, मैं सबके नाम तो लेना शायद मेरे लिए भी मुमकिन नहीं होगा और आपके लिए भी शायद इतने सारे नाम सुनना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जो पहली लिस्ट मेरे हाथ में है वो मैं नाम ले लेता हूँ और बाकी जो दोस्त हैं उनसे माज़रत चाहूँगा कि शायद किसी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना तफसील से नाम लेना मुश्किल होता है। तो आज जो दोस्त शामिल हो रहे हैं उसमें हमारे एक दोस्त हैं साईं बख्श बंगलानी साहब, जो सिंध नेशनल फ्रंट के पाकिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक वाइस चेयरमैन हैं और इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में इनके अहदेदार और कारकुन भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सिंध नेशनल पार्टी SNP एक बड़ी जमात है सिंध की और बड़ी एक्टिव रही है, तो उसके ये साबिक वाइस चेयरमैन हैं। इनके अलावा अंजुम सलीम साहब हैं जो साबिका सेक्टर मेंबर हैं MQM पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर से इनका ताल्लुक़ है। अरशद वारसी साहब हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्रेसिडेंट और डिप्टी कन्वीनर हैं कराची के इनके। जाहिद साहब हैं जो साबिक UC चेयरमैन हैं, इनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है और मॉडल कॉलोनी से इनका ताल्लुक़ है। अदनान हुसैन ख़ान हैं साबिक सेक्टर मेंबर हैं MQM पाकिस्तान मलीर के। सैयद अली रिजवी साहब हैं, ये जनरल काउंसलर हैं और साबिक चेयरमैन भी रहे हैं मलीर खोखराबाद से, इनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से हैं। आफ्ताब अली साहब यूनिट इंचार्ज हैं PSP मलीर के। मोहम्मद आसिफ जॉइंट यूनिट इंचार्ज MQM पाकिस्तान मलीर। अब्बास रिजवी साहब जॉइंट टाउन इंचार्ज PSP। इसके अलावा मोहम्मद रईस साबिक चेयरमैन मलीर MQM पाकिस्तान। तनवीर मलिक साहब, मोहम्मद नईम, इनका ताल्लुक़ भी ये कमेटी मेंबर हैं MQM पाकिस्तान के। इसके अलावा फरहान साहब हैं डिप्टी कन्वीनर मलीर मुस्लिम लीग फंक्शनल। वकार साहब हैं PTI डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नायब सदर हैं। साजिद बलोच डिस्ट्रिक्ट मेंबर PSP ईस्ट। ताहिर साहब मरकज़ी इलेक्शन सेल के मेंबर हैं PSP के। और तबस्सुम सिद्दीकी साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI। और ये बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं सच्ची बात है माफ़ चाहता हूँ अपने दोस्तों से। हामिद साहब हैं PTI के, वो भी दोस्त हैं, लेकिन सच्ची बात है बहुत तवील है। मैं कोशिश करूँगा कॉपी आपको फराहम कर दूँ ताकि आप वो देख लीजिएगा। इसमें जो सच्ची बात है इन तमाम दोस्तों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाने के लिए जो काविशें हैं वो अमानुल्लाह मसूद साहब की हैं जो हमारे कराची के नायब सदर हैं। इन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं और इसके साथ साथ जो ये दोस्त शामिल हो रहे हैं ये कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से दोस्त हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के दोस्त हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ये दोस्त हैं जो शामिल हुए हैं। और मैंने गुजारिश की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वैसे शमूलियत कर लेते हैं, फिर हम इन 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोई जलसा रख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग कर लेंगे जिसमें इनके उन कारकुनों से दोस्तों से भी मुलाकात हो जाएगी जो आज शामिल हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेस्ट के भी सॉरी हाँ वेस्ट के भी हैं दोस्त इसमें। और मैं इसमें गुजारिश करूँगा आप थोड़ी बात कर लें, आप कर लें थोड़ी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत शुक्रिया। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो वकार भाई भी बैठे हुए हैं, जावेद भाई भी बैठे हैं। मैं इन दोस्तों को इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला सईद भाई इसके अलावा काफ़ी लिस्ट है, ये टाइम की कमी और इसकी वजह से ये हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हम बिलावल भुट्टो साहब के सोच के और फिक्र के और भुट्टो साहब की सोच फिक्र को बिलावल साहब चेयरमैन जो है को चेयरमैन ये उनकी उसके पर एहतिमाद और कराची की तंजीम पर एहतिमाद से इनकी तंजीम पर एहतिमाद आप सबका शुक्रिया और तमाम नए कारकुनों को पीपल्स पार्टी में फैमिली में वेलकम करता हूँ। थैंक यू भैया।
मैं अब थोड़ी सी इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके सवालात ले लूँगा। कि कल मैंने देखा कि जो वज़ीर इत्तलात हैं वफाकी हुकूमत के फवाद चौधरी साहब, वो कहीं कोई तकरीर कर रहे थे। अच्छा, पीटीआई के अक्सर लोग तो खैर बेतुकी बातें करते रहते हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर फवाद चौधरी साहब को एक समझदार आदमी समझता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि अगर वो कोई बात करते हैं तो उसकी मालूमात उनके पास शायद होती हैं। लेकिन कल जो बातें उन्होंने कही वो बात मेरी समझ में नहीं आई। पता नहीं वो किस मूड में थे, क्या माहौल था, किस हालत में उन्होंने तकरीर की। और कराची के जो तरक्याती स्कीम्स हैं, जो मामलात हैं, उससे वो इतने गाफिल क्यों थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ये कहा कि सूबा सिंध की हुकूमत कराची के ऊपर 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है, और पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने कोई 1100 अरब रुपए जो हैं उन्होंने कराची के लिए दिए हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये 1100 अरब रुपए कौन से हैं जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए दिए। सर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा फिगर्स में, लेकिन फवाद चौधरी साहब की मालूमात में थोड़ा सा मैं इजाफा करने के लिए सिर्फ ये गुजारिश करूं कि हमारे पास सूबे में एक तो प्रोविंशियल एडीपी होती है, जो सूबाई एडीपी होती है, उसमें तरक्याती काम होते हैं पूरे सिंध के। फिर डिस्ट्रिक्ट एडीपीज होती हैं, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की अपने तरक्याती काम होते हैं छोटे छोटे। फिर कराची जैसे बड़े शहर में जो मंसूबे हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, जो सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से पूरे नहीं कर सकती, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए पूरे करते हैं, या फिर मुख्तलिफ फॉरेन एजेंसीज़ हैं जो इसको फंड करती हैं। और मुझे याद है कि जब मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तो मैंने असेंबली में तकरीर करते हुए ये कहा था कि अगले कुछ बरसों में सिंध की सूबाई हुकूमत कराची में कोई 200-250 अरब रुपए से ज़्यादा के तरक्याती काम करवाएगी। और आज जो मैं फिगर्स आपके सामने रखूँगा, वो मेरा जो ऐलान था असेंबली के अंदर, जो मैंने कहा था, उससे कहीं ज़्यादा है। मेरे हाथ में ये जो डिटेल है पूरी, मैं चाहूँ तो एक एक डिपार्टमेंट की एक स्कीम की आपको तफसील बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कराची के लिए हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी है, जो सूबाई हुकूमत की एडीपी है, उसमें जो एलोकेशंस हैं, मैं टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ स्कीम्स की कि कॉस्ट कितनी है, लेकिन जो एलोकेशन है वो तकरीबन 56.5 अरब रुपए से ज़्यादा है। 56.5 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की एलोकेशन है सिर्फ कराची की जो तरक्याती स्कीम है उनके लिए। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि जो बड़े मंसूबे हैं वो चूँकि फेडरल हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते, और फेडरल हुकूमत भी जो है वो इतनी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी, तो हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए कराची में। उसमें जो पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में जो मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जिनको कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा भी बनाया गया और जिनको उन 1100 अरब में शामिल भी किया गया, जिसका जिक्र किया कल फवाद चौधरी साहब ने कि फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो 219 अरब रुपए के हैं। और ये 8 स्कीमें हैं जो 219 अरब रुपए की स्कीमें हैं, और ये भी 56 अरब 56.5 मैंने आपको वो बताया, 219 अरब मैंने आपको ये बता दिए। और इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स असिस्टेंस के तहत FPA के तहत 458 अरब रुपए के करीब जो है ये स्कीमें बनती हैं, जो कराची स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, जो सिंध की सूबाई हुकूमत की इनिशिएटिव प्रिपेयर हुई है और वो कर रहे हैं। अच्छा, KCR का मंसूबा भी आपको याद होगा, मैंने परसों असेंबली के बाहर भी बात की थी कि ये मंसूबा भी 2004 में उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं करना है, फिर 6 से लेकर 16 तक जायका के थ्रू आगे बढ़ता रहा। उसमें भी 40% शेयरिंग सूबाई हुकूमत की थी, 60% फेडरल गवर्नमेंट की थी, लेकिन बाद में जब ये कुछ नहीं हुआ और 10 साल के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा,
तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने गालिबन अगस्त 2016 में जो है वो ख़त लिखा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, और उनको ये कहा कि इस मंसूबे को सीपेक के अंदर शामिल किया जाए। और फिर एक तफसील है, खतूत हैं, जो JCC जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनी हुई है सीपेक की, जो सबसे हाईएस्ट फोरम है, जो मीटिंग्स होती हैं, जब मंसूबे तय होते हैं कि कौन कौन से मंसूबे होने हैं, उस कमेटी की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें चाइनीज़ ने सीपेक को अप्रिशिएट किया और कि सीपेक में इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया। और बहुत सारे मराइल तय हुए, PDWP से अप्रूव हुआ, CDWP से अप्रूव हुआ, ECNEC से अप्रूव हुआ, और आखिर में सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट ने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को लिखना था सोवरेन गारंटी के लिए, उन्होंने वो नहीं लिखा। यकीन दहानियों के बावजूद PMLN की हुकूमत ख़त्म हो गई, उन्होंने नहीं लिखा। PTI की हुकूमत आ गई, इनको अप्रोच किया गया, हमको खुद लिखे गए, इन्होंने नहीं लिखा, और वो काम रुक गया। फिर जब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो उसमें जब वो ब्रेकअप दिया गया कि कौन से मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट ने करने और कौन से मंसूबे सूबाई हुकूमत ने करने हैं, तो वहाँ में देखकर पता चला कि KCR का मंसूबा जो सिंध हुकूमत कर रही थी उसको उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में डाल दिया। तो बहरहाल हमने वहाँ कहा ज़रूर कि ये तो हम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमने करना, हमने कहा आप कर लीजिए। तो अगर KCR का जो प्रोजेक्ट है अगर उसको भी हम अपनी तरफ रख लें तकरीबन 250 अरब रुपये, तो ये जो मैं आपको 550 से ऊपर ये बता चुका हूँ, 250 वो बता चुका हूँ, तो 800 अरब के मंसूबे तो ये बन जाते हैं जो शायद इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में है, जो सिंध हुकूमत की कोशिशों से, काविशों से शुरू हुए और अभी चल रहे हैं कुछ मंसूबे। तो 40.6 अरब रुपये बनते हैं जो हम मैंने आपको सिर्फ 7 या 8 बड़े इदारे बताए हैं जिनको जो हम पैसे देते हैं ये वो हैं। बाकी जो हो रहा है उसको छोड़ दें, वो तो ज़ाहिर है कि हर शहर में हर तरह से हो रहे होते हैं, उसको मैंने इसमें नहीं ऐड किया। लेकिन ये 7-8 बड़े इदारे जो कराची के लोगों को हेल्थ की सहूलतें फराहम कर रहे हैं और बड़ी बेहतरीन हेल्थ की सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उन इदारों को सिंध हुकूमत 26.6 अरब रुपये जो है इस साल दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध की हुकूमत की काविश है, अगर आप देखें पिछले कई बरसों से, पिछले 6-7-8 बरसों से, तो कराची में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। कराची के लोगों के जो मसाइल थे उन मसाइल को कम करने की हमने कोशिशें की हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने कराची के सारे मसाइल हल कर दिए हैं, और ना हमने किए हैं ना हमने दावा किया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत है, या तो उन्हें पता नहीं है या वो लोगों को धोखा देना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, चीफ मिनिस्टर साहब हों, या हमारी और क़यादत हो या कैबिनेट हो, हमने कराची के मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि कराची का ये हक भी है। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे वफाकी हुकूमत भी चलती है और उसी से दीगर सूबों को शेयर भी जाता है। तो ये गलत किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, 1100 अरब रुपये, ज़रा पूछ लीजिएगा कभी फवाद चौधरी आपसे मिले कराची में, इस्लामाबाद में, तो 1100 अरब रुपये का ज़रा ब्रेकअप तो बता दें कि वो कौन से 1100 अरब रुपये हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कराची के ऊपर खर्च कर रही है। अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए भी हैं तो उसमें भी अक्सर मंसूबे वही हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। आप फेडरल गवर्नमेंट की जो PSDP है उसको देखें कि उसमें सूबा सिंध के लिए या कराची के लिए कितने पैसे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट को भी जो है वो इग्नोर करती है, वहाँ भी कुछ नहीं देती है। ऐलान 3 दफ़ा किया है असद उमर साहब ने कि जी हम 14 जो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तफसील बताएंगे। कब बताएंगे मुझे नहीं पता कि हमने वहाँ पे क्या किया है, तो ये ऐलानात वो करते हैं। अच्छा सईद गनी साहब, कल PM साहब यहाँ आए हुए थे तो एक ऐलान ये भी हुआ है कि जो सिंध के जज़ायर हैं जिन पे सिंध हुकूमत ने एतराज़ उठाया था उनको छोड़ के दीगर जज़ायरों पे नया शहर बनाने की बात हुई है। सिंध के लोग पहले ही इन चीज़ों को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ है इसमें? देखें, एक तो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये सबको पता है कि जो ज़मीन है वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत होती है। सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ इदारों को उनकी ज़रूरियात के को पेश नज़र रखते हुए उनकी दरख्वास्त पर उनको ज़मीन देती है। अगर रेलवे ज़मीन लेता है तो वो भी सूबाई हुकूमत से लेता है, उनको ख़ास
मकसद के लिए ज़मीन दी जाती है। अगर KPT ज़मीन मांगता है किसी ख़ास मकसद के लिए तो उनको दी जाती है। इसी तरह और इदारे हैं वो ज़मीन मांगते हैं, उनको ज़रूरत के तहत उनको ज़मीन दे दी जाती है। लेकिन अगर वो ज़मीन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती तो सूबाई हुकूमत के पास वो ज़मीन वापस होती है। और अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो KPT की ज़मीन है उस पर ही आया कि अगर आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ज़मीन सिंध हुकूमत को वापस हो जाएगी। तो सिंध हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म की डेवलपमेंट सिंध के किसी भी इलाके में करना चाहती है, मैं इसमें जज़ायर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इलाके में करना चाहती है, सिंध हुकूमत की मर्ज़ी और वहाँ रहने वाले लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होगी और उसके बगैर नहीं हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान नहीं कर दिया, उन्होंने ये कहा कि हम सिंध हुकूमत से बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे फिर हम देखेंगे कि वो किन शराइत पर, किन टर्म्स पर, या क्या उनकी सोच है। पहले जो उन्होंने किया था उस पर हमने एतराज़ उठाया और उस एतराज़ के नतीजे में वो काम आगे नहीं बढ़ सका। तो बाकी जो मनसूबे अगर वो ऐलान करते रहें तो PTI के अक्सर मनसूबे ऐलानात नहीं होते हैं, कागज़ों में ही होते हैं, उसके बातों की नज़र नहीं आते। अरबाब एक कराची की तरक्की के लिए एक पेज पर आई, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर कह रहा है आपने टका खर्च किया, तो एक पेज पर कैसे आई? नहीं भाई इसी से रिलेटेड है जी। मतलब काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आज़म जब कराची के दौरा करने आए तो इस दौरे पर जब KCR का सत्य बुनियाद रख रहे थे तो वज़ीर आला सिंध को उन्होंने बुलाया था, दावत दी थी और खामोशी से वज़ीर आला सिंध चले गए थे। तो ये क्या मुफाहमत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है हुकूमत और वफाक के दरमियान, और क्या मांग? देखिए, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म का ओहदा एक आइनी ओहदा है और चीफ़ मिनिस्टर का ओहदा भी एक आइनी ओहदा है। हमारा ताल्लुक़ भले मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हो, लेकिन हमें जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपस में बात भी करनी चाहिए, मुलाकात भी करनी चाहिए और एक दूसरे के मामलों को समझना भी चाहिए। बदकिस्मती से इस बात को वफाकी हुकूमत जो है वो समझने से कासिर है। अगर वो हमें आके टकरे मारेंगे तो जाहिर है 2-4 टकरों के बाद एक आध हम भी मार देंगे। लेकिन बदनसीबी ये है कि ऐलानात इस तरह करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जिस किस्म का मुजाहरा वफाकी हुकूमत को एक सूबाई हुकूमत की तरफ करना चाहिए उसका हमें फूदा नज़र आया। दूसरी बात जो आपने कही कि जी खामोशी से छुप छुपा के वज़ीर आला चले गए, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। जो मंसूबा था जिसका ऐलान किया गया, जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो एक लूप है 44 किलोमीटर का, उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का काम है जिसका इफ्तिताह हुआ है, उसमें सिंध हुकूमत ने 6 अरब रुपए डाले हुए पहले से, वफाकी हुकूमत ने 15 अरब डालने का फैसला बाद में किया है। तो इस मौके पर तो मुझे तो अफसोस हुआ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब की वहाँ पे तकरीर भी होनी थी, लेकिन आपने देखा वहाँ जो साहिबा मॉडरेटर बनी हुई थी जो स्टेज संभाल रही थी, उन्होंने अचानक से ये ऐलान फरमाया कि जी 3 अफराद की जो तकारीर है वो नहीं हो सकेंगी वक्त की कमी के बायस। अब 3 कौन थे? एक MQM के कोई साहब थे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका कोई ताल्लुक़ KCR के मंसूबे से नहीं है। ठीक है, वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी होंगे सो होंगे, वो वफाकी हुकूमत है, KCR से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा जी गवर्नर सिंध साहब, उनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी भी तकरीर नहीं करवाई। समझ में आती है दोनों तकरीरें रह गई। भाई चीफ़ मिनिस्टर सिंध की तकरीर तो तय थी, उन्होंने करनी थी। अगर टाइम कम था तो आप आज़म सवाती की ना करवाते, असद उमर की ना करवाते। असद उमर साहब ने भी तकरीर की, आज़म सवाती साहब ने भी तकरीर की और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की। तो मैं ये समझता हूँ, मैं यकीन से नहीं कह रहा हूँ, मेरा ख़्याल है कि शायद ये भी मनसूबाबंदी के तहत चीफ़ मिनिस्टर साहब की तकरीर जो है उस मौके पर नहीं होने दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। चीफ़ मिनिस्टर साहब का राइट बनता था कि तकरीर करें। हम उस मंसूबे में हिस्सेदार हैं, हमने पैसे डाले हैं, इस हवाले से भी हमें बात करने का मौका मिलना चाहिए था। कि खातून ज़रा देखें, ग्रीन लाइन का मंसूबा जब शुरू हुआ था उस वक्त हमने नहीं कहा था। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो रेड लाइन है और येलो लाइन। ये 2 मंसूबे हैं। इसमें
जो मैं थोड़ा सा इसमें वो हो रहा हूँ कन्फ्यूज़ कि ये रेड लाइन या येलो लाइन जो है गालिबन मैं करेक्ट वो जो कोरंगी से आनी है, जो कोरंगी रेड लाइन नहीं येलो लाइन कोरंगी से जो आ रही है, येलो लाइन जो है उस पर तो हम काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर हैं, उस पर काफ़ी काम हुआ है। और दूसरी जो येलो रेड लाइन है उस पर भी काफ़ी काम आगे बढ़ा है। मैं ये बात कल भी परसों भी जब मैंने बात की थी तो उस वक्त मैंने एक बात गुजारिश की थी कि वो मंसूबे जो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हों या फॉरेन फंडेड हों, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इफ्तिताह कर दें और बाकी जितनी कार्रवाई है वो बाद में करें। बदकिस्मती से KCR में ये हुआ है कि इफ्तिताह पहले हो गया है और उसके ऊपर जो बाकी काम है वो बाद में होगा। लेकिन हमने अपने इन मंसूबों पर काम किया और ये मंसूबे शुरू होने के करीब हैं। इसमें मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूँ कि KWSSIP का भी मंसूबा था, कराची वाटर बोर्ड का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी कई साल लगे उसको फाइनलाइज होने में, शुरू होने में। वो शुरू हो रहा है। क्लिक का जो प्रोजेक्ट है उसको भी कई टाइम लगा, बहुत अच्छा लगा उसको शुरू होने में, वो शुरू हो गया है। KNIP का प्रोजेक्ट है वो मंसूबा तकरीबन अब मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन इन मंसूबों को शुरू होने के दिन से कई महीने पहले और कई साल, 1.5 साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड पे आते हैं। तो हमारे जितने मंसूबे जिनका मैंने जिक्र किया है वो बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है, मुझे उम्मीद है कि एक BRT की ग्राउंड ब्रेकिंग तो इसी साल हो जाएगी। और एक और छोटा सा सवाल ये है कि अभी आपने K4 का जिक्र किया, ये मंसूबा आप उसको दे दिया गया वापदा को, तो आप क्या समझते हैं कि ये वापदा इन टाइम मुकम्मल कर लेगा? और जो वफाकी हुकूमत कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसा देना है, क्या आपने बजट एलोकेट करती है उसके लिए? देखिए, इसमें एक तो 162 अरब भी ऐलानी था जिस तरह बाकी ऐलानात होते हैं। अब अगर उन्होंने अपने गवर्नर साहब को दिया हो, किसी और को दिया हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारे मालूमात के मुताबिक उसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ ऐलान करता। दूसरा जो आपने K4 का बताया, देखिए K4 का मंसूबा सूबाई और वफाकी हुकूमत की 50-50 शेयरिंग के तहत शुरू हुआ था और उसकी कॉस्ट बढ़ी। हमने जब वफाकी हुकूमत को ये कहा कि जनाब चूँकि इसकी लागत बढ़ गई है और सूबाई हुकूमत अपनी हिस्से की जो लागत में इजाफा है वो देने को तैयार है, लिहाजा वफाकी हुकूमत भी दे। आपको याद होगा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी बात की थी और उन्होंने कहा कि K4 के मंसूबे में बड़ी करप्शन हुई है, ये कहा था फेडरल गवर्नमेंट के किसी ने। हमने उस पर भी गुजारिश उनसे की कि आप इसकी ऑडिट करा लीजिए, तहकीकात करा लीजिए, इसलिए कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो FWO है, वो उस पर काम कर रहे हैं और जो काम हुआ है हमारी राय के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो रहा था उस वक्त तक। तो आप अगर मुनासिब समझते हैं तहकीकात कराएं, अगर आप मुतमईन हो जाएं कि इसमें कोई करप्शन नहीं है तो आप 50% इसके अंदर अपना हिस्सा डाल दीजिएगा। बहरहाल वो नहीं उन्होंने माना और मीनवाइल एक मंसूबे का हिस्सा था कि इसमें एक थर्ड पार्टी रिव्यू होना था इस मंसूबे का, जो काम होगा उसका। तो जब वो रिव्यू हुआ, नेस्पाक ने उसका रिव्यू किया, तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ की निशानदही की इसके अंदर और कहा कि जी ये इश्यूज़ इसके अंदर हैं, उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। इस दौरान में ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना और ये सारी मीटिंग्स हुई, उसमें वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि जो ये लाइन बिछाई जा रही है, जो पानी आ रहा है कराची तक, वो हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट था, जो जब पानी कराची पहुंचेगा तो कराची पहुंचने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है वो सूबाई हुकूमत कर ले, वो हमने अपने हिस्से में ले लिया। तो इस वक्त इन्होंने ये काम वापडा को दिया है और मैं आपको ये इसलिए तफसील बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जब वापडा ये काम शुरू करेगी तो इसकी लागत क्या होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कह रहे थे कि लागत में इजाफा हो गया है तो उन्होंने हमें कहा कि करप्शन हुई है। अब जब वो खुद इस मंसूबे को करने जा रहे हैं तो इनको अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर कितनी लागत आती है। और ये सिर्फ कन्वेंस सिस्टम है, ये मैं बता दूं, सिर्फ कन्वेंस सिस्टम है।
जो पानी कराची तक आना है बस, बाकी जो काम है वो अलग होना है, तो ये चीज़ अलग होगी। दो सवाल है इसके बाद जो महकमा तालीम की जो डेस्क वाला मामला था पिछले दिनों चला, उस पर अभी क्या अपडेट है? कहते हैं कि वो टेंडर कैंसिल कर रहे हैं, क्या कुछ गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया? देखें, मैंने अभी टीवी पर देखा, मेरी उसके बाद सतार शाह साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी पहले, जिसमें मैंने तफसील बताई थी कि इसका प्रोसीजर क्या था प्रोक्योरमेंट का, उसमें भी मैंने कहा, और फिर असम्बली में जब मैंने तकरीर की मैंने उसमें भी कहा, ज़ाहिर है कि इस वक्त मैं वज़ीर तालीम नहीं हूँ, तो वज़ारत तालीम के मुतालिक जितने फ़ैसले होने हैं वो मुतल्लिका वज़ीर ने लेने हैं। ना मैं उनको ये फोर्स कर सकता हूँ कि आप इसको कैंसिल कर दो, ना मैं उससे ये इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसको कैंसिल मत करो। जो डिसीजन भी हो वो खुद करें। और मैंने असम्बली में खड़े होकर ये डिमांड भी की थी कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिख के ये कहा है कि इसकी तहकीकात करवाएँ, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो तहकीकात कराएँ ताकि इत्मीनान हो जाए कि प्रोक्योरमेंट जो हुई है उसमें कहाँ पर क्या खामी है, और अगर कोई करप्शन का पहलू है तो अगर मेरा नाम आता है या किसी और का नाम आता है उसके खिलाफ देखी नहीं है। लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा उसमें शायद कमेटी ने ये प्रपोज़ किया है कि आप ये जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसको ख़त्म कर दें, और जो पहले डिविजनल सतह पर प्रोक्योरमेंट होती थी, जो पुराना निज़ाम था, उसको रिस्टोर कर दें। तो वो अगर कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। बाकी मैं हर तरह की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें शामिल होने को तैयार हूँ, और मैं अपनी ज़ात तक ये बता दूँ, मैं मुतमईन हूँ कि जो प्रोक्योरमेंट हुई थी वो ठीक हुई थी। ये इसके बाद आप जी, एक तरफ तो आपके यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के छोटे छोटे उहदेदार शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी जानब वज़ीर आज़म आए तो साबिक वज़राए आला शामिल हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि आपकी आने वाली हुकूमत जो है वो यहाँ सिंध की, वो PTI की होगी। तो आप लोग इस पर कोई एक मतलब क्यों नहीं बनाते भाई? वहाँ तो बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही है। नाम बता दें, नाम ले लीजिए। साबिक वज़ीर आला गोस्तफी शाह, साबिक डिप्टी स्पीकर आपके को भी वो नौशर और फिरोज का पिलर। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे कि मैंने उस दिन असेंबली के बाहर भी कहा था, पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर लंबी कतार है, GDA की भी PTI की भी। जिस दिन हमने दरवाज़ा खोला ये सबके सब इधर होंगे। ज़फ़र अली शाह साहब भी 2018 में पीपल्स पार्टी से हारे हैं, और शायद गौस अली शाह साहब भी, मुझे नहीं पता खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन वो भी, हाँ अच्छा, नफीसा शाह से वो भी हारे। तो अगर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हारे हुए कैंडिडेट्स PTI में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, और ये 10-12 इलेक्शन लड़ें, हमें इस पर कोई नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं, जो शमूलियतें हो रही हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये लोग मैटर करते हैं, ये ज़मीन पर हैं, ये काम करते हैं। जो इलेक्शन में मुस्तरद हो गए हैं वो खुशी खुशी जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बताइए इसके बाद जो अब तक की फाइंडिंग है, इससे दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि जो प्रोक्योरमेंट का तरीक़ेकार था, जो 29,000 रुपये की डेट वो जस्टिफाइबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो टेंडर मंसूख किया। बतौर एक आम के रहने वाले के आप समझते हैं कि 29,000 रुपये की डेट जो जस्टिफाई थी, और उसके बाद जो जिन लोगों ने उसको प्रोक्योरमेंट की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कमेटी थी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी, उसके पहले सरबराह थे निसार अहमद सिद्दीकी साहब, साबिक जो वाइस चांसलर थे IBS सखर के। मेरा नहीं ख्याल है कि आप में से कोई भी शख्स उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली उठा सकता है। ठीक है, बदकिस्मती से कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद जो नए सरबराह हैं कमेटी के, वो हैं नए वाइस चांसलर IBS सखर मीर मोहम्मद शाह साहब, डॉक्टर मीर मोहम्मद शाह साहब। जो दूसरे एक बड़ा नाम जो कमेटी में है वो रिटायर्ड जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का है। अच्छा, मैं चूँकि इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हूँ, ना वज़ीर का काम होता है, जब आप कमेटी बनाते हैं उसमें अच्छे लोगों को डालते हैं तो आपको एतमाद करना पड़ता है और आप ट्रस्ट करते हैं उन पर। जब मैं नया वज़ीर बना था उस वक्त भी प्रोक्योरमेंट का एक अमल उससे पहले मुकम्मल हुआ था। उस वक्त भी बेंच जो है वो 23-24 हज़ार की थी। मुझसे सवाल हुआ था कि जी 24 हज़ार की बेंच कैसे ले रहे हैं आप, ये 2020 की बात है। मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर निसार अहमद सिद्दीकी और मोइनुद्दीन हैदर साहब जिस कमेटी में हैं उन्होंने प्रोक्योरमेंट ये की है तो मुझे उनके ऊपर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, उन्होंने ठीक किया होगा।
अब जो आप कह रहे हैं ना कि 29,000 की बेंच कैसे ले ली है, देखिए फर्नीचर हो या और कोई चीज़ हो, आपको मोबाइल फ़ोन 1800 का भी मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन आपको 3 लाख का भी मिलता है। फर्नीचर में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है मैटर करता है, वो कि जो मटेरियल आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, आप सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करेंगे आपको शायद 6-7-8 हज़ार में मिल जाएगा, आप महंगी लकड़ी इस्तेमाल करेंगे हो सकता है कि शायद इससे भी ज़्यादा मिल जाए। तो जो इन्होंने वो स्पेसिफिकेशन दी थी फर्नीचर की, उसमें जो मटेरियल लिखा है वो टॉप लाइन की जो क्वालिटी है उसका है। आपको मैं अपनी तरफ से जितने मेरे दोस्त रिपोर्टर बैठे हैं उनको ये गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो स्पेसिफिकेशन में आपको देता हूँ। आपने कहा 5,000 की बेंच है, आपसे 15,000 रुपये में मैं ले लूँगा, उस स्पेसिफिकेशन के लिए आइए, मैं ज़ाती तौर पर जितना अफोर्ड कर सकता हूँ 10, 15, 20, 25, 100 बेंचें मैं ख़रीदूँगा और मैं किसी स्कूल को डोनेट कर दूँगा और अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि ले लें। और अगर चलें 15 भी शायद कम बोल गया मैं 20,000 रुपये आपको लेने को तैयार हूँ। उसी स्पेसिफिकेशन की जो उसमें लिखी हुई है वो ले आइएगा, मैं आपसे ले लूँगा और मैं कहीं डोनेट कर दूँगा जितनी मेरी ताकत होगी। बाकी जो लोग उस कमेटी में शामिल हैं उनके ऊपर शकूक का इजहार करना नामुनासिब बात है, जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए। या तो भाई इंक्वायरी हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर तो ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक कोई एतराज़ नहीं है। जो ख़त भी लिखा गया है वो 2018-19 की जो हुई थी उसके रेफरेंस में है। इसकी ना सेपरा में कंप्लेंट है, ना ट्रांसपेरेंसी में कंप्लेंट है, ना नैब में कंप्लेंट है, ना एंटी करप्शन में कंप्लेंट है, कहीं नहीं है। तो अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो यकीनन जो कमेटी के मेंबर्स थे जिन्होंने प्रोक्योरमेंट की थी वो उसके ऊपर अपने जवाब भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक सेकंड, इसने कहा था फीस, एक सेकंड जरा, एक सेकंड जी। नस्ला टावर के हवाले से बताइएगा, वहाँ के परीक्षा के हवाले देखें, मैं वो अलग सवाल है, मैं आ जाऊँ। देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि नस्ला टावर या और इस किस्म के जो फैसले हैं जिसके नतीजे में इस मुल्क के आम लोगों के घर को नुकसान पहुंचता है या रोज़गार को नुकसान पहुंचता है, उन फैसलों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। नस्ला टावर जब बना, अब उसमें कसूर किसी का भी हो, गलती किसी की भी हो, वो सही बना गलत बना इससे कतई नज़र, उन्होंने जो तकाजे थे, जो रिक्वायरमेंट थी इदारों के परमिशंस की, वो उन्होंने ली हैं। अगर तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाए और तैयार होने के कई सालों के बाद कोई फैसला आ जाए कि जनाब ये गलत बनी थी और उसको तोड़ दो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई रास्ता बताया जाए कि आम लोग जो अपने घर बुक कराते हैं, फ्लैट्स बुक कराते हैं, दुकानें बुक कराते हैं, वो किस कागज़ के ऊपर यकीन करके जाके बुकिंग कराएं। अगर जो इदारे परमिशंस देते हैं उन इदारों की परमिशंस भी हों, अखबार में इश्तिहारात आएँ, टीवी पर कैंपेन चलें, लोग तो ज़ाहिर ये समझेंगे ना, इदारे तो यही होते हैं जो परमिशंस देते हैं। उसके बाद भी अगर ये मुमकिन हो तो फिर कौन सा ऐसा इदारा होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन सा ऐसा ख़त होगा कि कोई भी शख्स अपना फ्लैट बुक कराने से पहले ये यकीन दहानी कर ले कि 10 साल के बाद ये टूटेगा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जो रिव्यू है उसको हमदर्दी से देखने की ज़रूरत है। ये इंसानी इशू है, ये करप्शन का मसला नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला नहीं है। देखें, मैंने हमेशा कहा कि इस शहर में लातादाद इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर तो आप चलें फिर भी कुछ इल्ज़ाम लगा सकते हैं ख़रीदार पे कि भाई लीगल थी तुमने क्यों ले ली। यहाँ जो लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं अगर उस पर भी ये फैसले आएंगे कि जी तोड़ दें, तो ये निज़ाम और ये लोगों का जो बेचारों का रहना कि चलेगा नहीं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको देखने की ज़रूरत है, हमदर्दी से देखने की ज़रूरत है। 16-17 हज़ार लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नौकरियों से निकल के जो रिटायरमेंट के करीब थे, उनके मसले को देखने की ज़रूरत है। तो जो फैसले ऐसे आ रहे हों जिससे लोगों का घर मुतासर होता हो, जिससे लोगों का रोज़गार मुतासर होता हो, वहाँ पर ज़रा सा उसका जो फैसला करने का थोड़ा पहलू है उसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखने की ज़रूरत है। जो आपने
कहा पानी की किल्लत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर तरीके से सिंध की आवाम के इस इशू को टेकअप किया हुआ है उन्होंने, और पिछले शायद 3-4 हफ्तों से सिंध के हर ज़िले में पानी की कमी के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट की ज़्यादतियों के ऊपर, इसरा की बदमाशी के ऊपर एहतजाज हो रहा है। और इसी सिलसिले में 3 अक्टूबर को बरोज़ इतवार कराची में भी एक एहतजाजी रैली हम निकाल रहे हैं, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से लेकर पार्किंग प्लाजा तक, और वो भी वफाकी हुकूमत की सिंध के साथ पानी की कटौती में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर होगी। आपको बात करें। अच्छा ये बताइए कि इसमें तो नेस्ला टावर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी थी जो इसके अंदर जिम्मेदारों का तयन करेगी, वो उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई, लेकिन इसका फैसला सामने आ गया। देखिए, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, कमेटी का फैसला जिसमें तयन करना है कि किसने गलत किया, वो एक अलग इशू है। उसमें आप किसी को कुछ भी कर लें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई उन्हें घर नहीं टूटने चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो भी बिल्डिंग है जहाँ जहाँ होती है, जिन्होंने बनवाई है, जो ऑफिसर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सजा दे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, उनको सजा दे। लेकिन बिल्डिंग बन गई, लोग रह रहे हैं, अब वो जगह जो पिछले शायद पहले 40-50 लाख की, 60 लाख की होगी, करोड़ों की उसकी कीमत होगी, आज अगर उनके घर तोड़ेंगे आप, तो कौन सा आदमी 4-5 करोड़ का जाके कहीं फ्लैट लेकर रहेगा? तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती हो जाएगी लोगों से। देखें, अभी जो ग्रीन लाइन की बसेज हैं, वो अलग बात है कि फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन बहरहाल ये मंसूबा पीएमएलएन की हुकूमत का था। जो केएमसी को फायर ब्रिगेड दिए गए वो भी पीएमएलएन की हुकूमत का था। वो अलग बात है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि गवर्नर और 4-5 वफाकी वजीर बसों को रेड कारपेट करके रिसीव करने जा रहे हों। ये भी तमाशा हमने देखा इस मुल्क में, और वो भी किसी और हुकूमत की कारकर्दगी हो, उसका जो प्रोजेक्ट उसके हवाले से। तो ये बहरहाल सेलिब्रेट करें, ठीक है, अल्लाह करे शुरू हो जाए, लोगों को सहूलत हो जाए। लेकिन जो आप हमारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं बसेस का, वो काफ़ी इस वक्त एडवांस स्टेज पर है। उसमें एनआरटीसी के साथ एक मुआहदा भी हुआ है, और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी कुछ चीज़ें आई थी, हमने उसकी मंजूरी दी है। और उम्मीद है, मैं एग्जैक्ट क्योंकि डेट तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ महीनों में बसेस जो है कराची में आ जाएंगी। थैंक यू जी।